हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए आज हम लोग अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपसे बताया था कि हम लोग अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणों को निम्नलिखित हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक दोनों ही आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक की धातुओं से किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। हम लोग अम्ल एवं क्षारक दोनों को कंपैरिजन करते हुए साथ में लेकर के चलेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक की धातु ऑक्साइड से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। यानी कि अम्ल एवं क्षारक धातु ऑक्साइड से किसी धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रोडक्ट का निर्माण होता है या किस प्रकार के उत्पाद बनते हैं। फिर अगले हेडिंग में हम लोग देखेंगे कि यदि जल में अम्ल को डाला जाए तो क्या अभिक्रिया होती है, और फिर यदि क्षारक को डाला जाए तो क्या अभिक्रिया होती है। यानी कि जल में अम्ल किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और क्षारक में जल किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणों को हम लोग इन्हीं हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया, यानी कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं पहला, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया। अम्ल एवं क्षारक के परस्पर क्रिया। इसको हम लोग मिटा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कोई अम्ल किसी क्षारक से अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार के उत्पाद बनते हैं, या उसी प्रकार से कोई क्षारक किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार के उत्पाद बनते हैं। हम लोग आइए देखते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब कोई अम्ल किसी क्षारक से अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया का नाम दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं, वेरी गुड, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक ना। तो पहले तो हम लोग यही लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किसी अम्ल की यदि क्षारक से अभिक्रिया होगी तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना। अब यहां देखते हैं, एक बात आप लोग ये जान लीजिए कि यदि कोई अम्ल किसी क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हमेशा लवण बनेगा, जल बनेगा, और साथ ही साथ में ये महत्वपूर्ण है कि उसमें से ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। जब इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यानी कि ये कैसी अभिक्रिया है? यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक प्रकार की है। ठीक ना। इस बात को आप लोग, ये आपका कीवर्ड है। ठीक ना, की पॉइंट है ये वाला। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। कोई अम्ल यदि क्षारक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल बनेगा, और साथ साथ में ऊर्जा निकलेगी। यह अनिवार्य है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका उदाहरण ले लेते हैं हम लोग को। एक सबसे अच्छा अम्ल हम लोग जानते हैं क्या? ये HCl ले लेते हैं, एक अम्ल है। कोई क्षारक ले लेते हैं, NaOH। अब क्या बनेगा? ये देखिए, ये अम्ल है, ये क्षारक है। ठीक ना। दोनों परस्पर जब क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक जब परस्पर अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? यहाँ लवण बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा निकलेगी। चलिए, लवण क्या बनता है अभी देखते हैं। जल में क्या बनेगा? H2O बनेगा, कन्फर्म एकदम, यही सूत्र होता है। और साथ साथ में यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी। ठीक ना, यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी। ये लवण कैसा बनेगा हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ से H चला गया, यहाँ से OH चला गया, H2O बन गया,
अब बचा क्या, यहाँ Na बचा है, यहाँ Cl बचा है। अब जब Na धनात्मक होता है और Cl ऋणात्मक होता है तो धन भाग को पहले लिखा जाएगा और ऋण भाग को बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया, NaCl बन गया। और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि NaCl क्या है, लवण है, ठीक ना। तो देखिए अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया किए तो बना क्या, लवण बना, जल बना और ऊर्जा निकली। आपको पता होगा ये अम्ल है, ये कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये क्या है, लवण है, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, जल है। अब एक बात यहां समझ लीजिए, जब भी कोई प्रबल अम्ल, ये हमने आपको बताया है कि ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ये HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है। क्या है, यह प्रबल अम्ल है। और ये NaOH क्या है, प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक है ये NaOH। जब भी कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक से अपक्रिया करेगा तो ऊर्जा जो होगी, वो जो ऊर्जा निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वो ऊर्जा कितने निकलेगी, 13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा ही निकलेगी। हमेशा एकदम कंफर्म है कि जब भी कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक से अपक्रिया करेगा तो जो ऊर्जा निकलेगी उसका मान कितना होगा, 13.7 किलो कैलोरी होगा। और इसको अगर बाहर निकाल के लिखते हैं, हम लोग बताया था ना कि ये माइनस में होगा, ये हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। जब भी कोई प्रबल अम्ल किसी प्रबल क्षारक से अपक्रिया करेगा तो वो ऊर्जा निकलेगी, वो कितनी होगी, 13.7 किलो कैलोरी होगी। और चूंकि ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है इसलिए यहाँ पर ऊर्जा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक ना। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए ये पहला एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई और दूसरा अम्ल ले लेते हैं। दूसरा हम लोग जानते हैं H2SO4, ये भी एक अम्ल है। ये किसी क्षारक से अपक्रिया करेगा, किससे, चलो KOH से अपक्रिया करा लेते हैं। अब ये अम्ल है और ये क्षारक है। जब कोई अम्ल क्षारक से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। चलो पहले हम लोग जल बना लेते हैं। ये H2O बनेगा और साथ में यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी, ठीक ना, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए लवण कौन सा बनेगा, यहाँ से H चला गया, यहाँ से OH चला गया, बन गया H2O। अब यहाँ पर जो लवण बन रहा है, लवण कैसा बनेगा, ये K और SO4 मिला करके लवण बनेगा। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ये लवण बनेगा, ठीक ना। एक प्रकार से और उदाहरण ये देखिए, ये क्या है, ये अम्ल है और ये क्या है, क्षारक है। अम्ल एवं क्षारक आपस में अपक्रिया किए, ये क्या है, ये अम्ल है, क्या है, ये अम्ल है। और ये क्या है, क्षारक है। और ये क्या है, ये लवण है। और ये क्या है, जल है। और यहाँ पर ऊर्जा निकल रही है। देख रहे हैं ना, कीवर्ड के अनुसार ही हो रहा है। कोई भी अम्ल यदि क्षारक से अपक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा भी निकलेगी। रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पोटेशियम 2 है, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ देखो कितना हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हम लोग यहाँ भी 2 लिख देंगे इस तरह से, ठीक ना। तो यहाँ पर अपक्रिया संतुलित हो जाएगी। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण, अम्ल ले लेते हैं HCl और एक क्षारक ले लेते हैं, कोई भी ले ले, NH4OH ले लीजिए। ये देखिए, यह अम्ल है, ये क्षारक है, ये दोनों अपक्रिया करेंगे तो ये OH H से मिलकर के जल बना लेगा और NH4 और Cl मिलकर के लवण बना लेंगे। तो यहाँ बनेगा NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड, इसे नौसादर भी कहते हैं, ठीक ना। और प्लस में क्या बनेगा, ये जल बन गया, ये लवण है, ये जल है, और साथ साथ में क्या निकलेगी, ढेर सारी ऊर्जा भी निकलेगी, ठीक ना। ये क्या है, ये इसी को नौसादर बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। आगे हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से। ये एक लवण है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम
हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यदि कोई अम्ल क्षारक से अपक्रिया करता है तो लवण, जल और ऊर्जा निश्चित रूप से बनते हैं। ये 3 एग्जाम्पल है, आप इसको लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। दूसरा हम लोग देखते हैं अम्ल एवं क्षारक की धातु से अपक्रिया। यानी कि कोई अम्ल धातु से अपक्रिया करेगा तो किस प्रकार के उत्पाद बनेंगे, और यदि कोई क्षारक धातु से अपक्रिया करेगा तो किस प्रकार के उत्पाद बनेंगे। तो ये इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, यहां देखिए, यदि कोई अम्ल किससे अपक्रिया करेगा, धातु से अपक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा। और हम लोग यहां देखेंगे यदि कोई क्षारक किसी धातु से अपक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहां पर कीवर्ड आपको हम दे रहे हैं कि कोई अम्ल यदि धातु से अपक्रिया करेगा तो वहां पर लवण एवं H2 गैस, हाइड्रोजन गैस वहां पर बनता है। इसी प्रकार से यदि कोई क्षारक भी यदि धातु से अपक्रिया करता है तो वहां भी लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, H2 गैस बनेगा। ये आपका क्या है, ये आपका की पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक ना, कि यदि कोई अम्ल धातु से अपक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनेगा। उसी प्रकार से कोई क्षारक धातु से अपक्रिया करेगा यदि कोई क्षारक भी धातु से अपक्रिया करेगा तो वहां भी लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण इसका क्या है, उदाहरण हमने क्या एग्जाम्पल आपको बताया है, यहां भी देख लेते हैं। HCl ले लेते हैं, ये क्या है, एक अम्ल है। कोई धातु लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। यदि ये अम्ल इस धातु से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस बनेगा यानी कि H2 तो बनेगा ही बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण कैसा बनेगा, ZnCl, Zn ले लेते हैं और यहाँ पर Cl2। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए यहाँ पर ZnCl2, ठीक ना। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। नाम लिखेंगे इसका हाइड्रोजन क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसका ले लेते हैं। अगर हम लोग H2SO4 लेते हैं और प्लस इसकी अपक्रिया करते हैं हम लोग, चलो इसकी क्या भी जिंक से करते हैं। तो अब देखिए ये अम्ल है और ये धातु है। जब अम्ल और धातु की अपक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा यानी कि H2 बनेगा, और लवण जो बनेगा वो क्या बनेगा, जिंक किसकी जगह आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा, ZnSO4। यह विस्थापन अपक्रिया भी है, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी देखिए यहाँ पर कैसे होगा वैलेंसी। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे। अब क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पर 2 गया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कोई यदि अम्ल किसी धातु से अपक्रिया करता है तो लवण बनता है, और ये क्या है, ये जिंक क्लोराइड है, आप लोग लिख सकते हैं जिंक क्लोराइड, और ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, और ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, और ये जिंक धातु है, जिंक धातु, और ये भी जिंक धातु है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक ना। ये हाइड्रोजन गैस है, ये वाला हाइड्रोजन गैस।
ये भी हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। आइए देखते हैं कि यदि कोई क्षारक धातु से अपक्रिया करता है तो किस प्रकार के उत्पाद बनते हैं। हम एक कोई क्षारक ले लेते हैं, यहाँ हम कोई क्षारक ले लेते हैं NaOH, ये क्षारक हो गया, और धातु ले लेते हैं, चलो जो वहाँ पर जिंक लिया यहाँ पर जिंक ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर इसकी अपक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही बनेगा, और क्या बनेगा, लवण बनेगा। यहाँ कैसा लवण बनेगा, ये देखिए Na2ZnO2, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये है सोडियम जिंकेट, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह जिंक धातु है, यह हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन एक बात यहां ध्यान दीजिएगा कि सभी क्षारक धातुओं से इस प्रकार से अपक्रिया नहीं करते, या सभी धातु क्षारक से इस प्रकार से अपक्रिया नहीं करते हैं। तो हम लोग यहां पर एक नोट लिखेंगे, नोट क्या लिखें, लिखिए सभी क्षारक धातुओं से इस प्रकार की अपक्रिया नहीं करते हैं, इस प्रकार की अपक्रिया नहीं करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी क्षारक हमेशा क्षारक धातु से अपक्रिया करेंगे तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन ये एक स्पेशल उदाहरण है, आप इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला वाला, हम लोग तीसरा हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण अम्ल एवं क्षारक की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया। आइए हम लोग देखते हैं तीसरी हेडिंग में तीसरा रासायनिक गुण इसका कि यदि कोई अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करेगा तो किस प्रकार के उत्पाद बनाएगा, और कोई क्षारक धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अपक्रिया करता है। हम लोग इसको भी दो पार्ट में करके देखते हैं, चलिए दो पार्ट में करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि कोई अम्ल यदि धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है। तो यहाँ हम लोग इसका कीवर्ड लिखेंगे, अम्ल है यदि किससे अपक्रिया कर रहा है, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन, या कर दे या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों से अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा। तो यहाँ यह बात ध्यान दीजिए कि अम्ल यदि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो यहाँ भी लवण एवं जल बनता है, परंतु वहां पर हमने देखा था कि CO2 बनता है, परंतु यहाँ पर H2 की जगह CO2 गैस निकलता है। ये बात आप ध्यान दीजिए, क्लियर है ना। वहां पर हमने क्या देखा था कि जब अम्ल एवं क्षारक धातु से अपक्रिया करते थे तो हाइड्रोजन गैस निकलता था और साथ में लवण एवं जल बनता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करेगा तो लवण एवं जल तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा CO2 गैस बनेगा, ठीक ना। आइए उदाहरण इसका देख लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका कीवर्ड है,
की पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा, ठीक ना। ये आपका की पॉइंट है। चलिए उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण हम क्या लेते हैं, कोई अम्ल ले लेते हैं, एक ले लीजिए कोई अम्ल। कौन सा अम्ल, चलो HCl ले लेते हैं। अम्ल हो गया, किससे अब क्या करनी है, चलो पहले हम लोग धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट कौन सा, Na2CO3, सबसे अच्छा धातु सोडियम कार्बोनेट है ये, ठीक ना। अब जब इससे अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये क्या है, यह एक अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, धातु ये है, और ये कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट है। जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा, CO2 गैस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जल का फार्मूला H2O होता है और CO2 गैस होता है। तो यहाँ पर लवण जो बनेगा, लवण कैसा बनेगा, ये देखिए, यहाँ से Na आ जाएगा और यहाँ से Cl आ जाएगा, NaCl NaCl। अपक्रिया को संतुलित करना है तो अपक्रिया को संतुलित कर दीजिए। यहाँ देखिए ये क्या है, ये लवण है और ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए संतुलित कर लीजिए क्रिया। यहाँ देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए Cl 2 हो गया, यहाँ पर Cl 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। बाकी और देख लीजिए बराबर है कि नहीं बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, बाकी सब तो बराबर लग रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 और 1 3 है, बराबर है यहाँ पर, ठीक ना। सब नाम आपको पता है। सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना। बाकी सब नाम आपको पता है। दूसरा उदाहरण इसका देख लेते हैं। दूसरा क्या है, यदि कोई हमने यहाँ देखा धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करेगा तो लवण एवं जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करेगा तब भी वही बनेगा। तो आइए देख लेते हैं। ये एक अम्ल हो गया, किससे अपक्रिया करेगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ये देखिए NaHCO3, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इससे अपक्रिया करेगा तभी क्या बनता है, लवण बनेगा, जल बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो बना दीजिए। जल का फार्मूला यही होता है और CO2 गैस का ये होता है, क्लियर है ना। अब यहाँ पर जो बनेगा लवण वो कैसा बनेगा, यहाँ पर Na है, यहाँ पे Cl है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, लवण बना लेंगे, NaCl बना देंगे। तो ये लवण हो गया, ये जल हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और ये क्या है, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ये वाला है। और इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसका नाम है, ठीक ना। अब यहाँ पर ये देखिए अम्ल है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया किया तो लवण बना, ये लवण है, और जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर देखिए अपक्रिया संतुलित है, यहाँ पर Na1 है, अपक्रिया ये वाली संतुलित है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि चाहे धातु कार्बन से अपक्रिया करे अम्ल, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बन से अपक्रिया करे, दोनों ही केस में क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक ना। बस फर्क है कि क्वांटिटी दोनों की अलग अलग होगी। यहाँ पर कुछ और मात्रा में बनेगा लवण और यहाँ पर कुछ और मात्रा में लवण बनेगा, ठीक ना। अब आइए देखते हैं कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं धातु कार्बोनेट से यदि क्षारक अपक्रिया करेंगे तो क्या होगा। देखते हैं कीवर्ड, यह क्षारक लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। तो ये बात समझिए कि यदि क्षारक की अपक्रिया, ये बस यदि क्षारक की अपक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया कराए जाएंगे तो ये इससे अपक्रिया नहीं करता है। यहाँ पर
कोई अपक्रिया नहीं होती है। यहां पर सामान्यतः कोई अपक्रिया नहीं होती है, ठीक ना। यानी कि हम देखते हैं कि अम्ल तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करके लवण और जल और CO2 गैस बनाता है, लेकिन वहीं क्षारक इससे अपक्रिया नहीं करता है। यहाँ पर आप लोगों ने एक बात गौर किया होगा कि यदि अम्ल एवं क्षारक किसी धातु से अपक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल तो बनते हैं, और साथ ही साथ में वहाँ पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर आप लोगों ने एक बात और गौर किया होगा तीसरे पॉइंट में कि अम्ल एवं क्षारक यानी कि अम्ल यदि धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करती है तब भी यहाँ पर लवण और जल बनता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी गैस बनती है, यहाँ पर CO2 गैस बनती है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लवण एवं जल दोनों के केस में बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है और यहाँ पर CO2 गैस बन रहा है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो गैस निकल रही है वह हाइड्रोजन गैस है या CO2 गैस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो गैस निकल रही है वह गैस हाइड्रोजन गैस है या वह CO2 गैस है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस एवं CO2 गैस का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग H2 और CO2 के परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।